क्या फ्रांस को योगी आदित्यनाथ की सरकार से कुछ सीखना चाहिए? कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। फ्रांस ने क्या किया था जो वो आज जल रहा है? You don't have to open the door for every Tom, Dick and Harry who knocks at your door. कैसे हंगरी और पोलैंड इस आग से बच गए? Poland and Hungary voted against this agreement. क्या फ्रांस में हुई घटनाएं नेचुरल तरीके से घटी या पर्दे के पीछे कोई और उंगलियां चला रहा है? कैसे फ्रांस ने स्वयं खुद के देश में ये आग लगाई और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के तरीके आज फ्रांस के काम आ सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रांस पिछले कुछ वर्षों से समाचारों में आम हो गया है और संपूर्ण विश्व की डिबेट का विषय हो गया है। कभी फ्रेंच टीचर के सेक्युलरिज्म पढ़ाने के विषय पर, तो कभी इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के विषय पर, और आज फिर से फ्रांस चर्चा का विषय है क्योंकि फ्रांस भभक रहा है। सड़कों पर दुकानें लूटती भीड़ हो या विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को आग के सुपुर्द करने की घटना, या पूरे के पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को अग्नि में समाहित कर देना। मार्से, लियोन, ग्रेनोबल, पेरिस सब अग्नि में समाहित है। मार्से में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अलावा 28 स्कूल, 34 टाउन हॉल, 80 पुलिस स्टेशन खाक हो चुके हैं। ये वही स्थान है जहां 2024 ओलंपिक में एथलीट्स को ट्रेनिंग कराने के लिए स्थान दिया जाएगा। असंख्य बसेस, बस अड्डे राख हो चुके हैं। इस प्रकार के दृश्य 2005 में भी देखने को मिले थे। तब भी एक लड़के की मृत्यु से पूरा देश भभक गया था, किंतु 2005 में यह प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ा था और 3 सप्ताह में 9000 कार्स को अग्नि समाधि दी गई थी। लेकिन इस बार मात्र एक दिन में 1119 गाड़ियां प्रज्वलित हो चुकी हैं। दृश्य भयावह हैं और आज देश विदेश में मात्र फ्रांस ही केंद्र बिंदु बना हुआ है। France is burning again. The French government has said it is considering all options, including declaring a state of emergency. Well, in France, people are rallying for a third day. The office of French President Emmanuel Macron says he will be holding another emergency government meeting later on Friday. मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि भारत के फैक्ट चेकर, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया वाले गलत क्लेम्स पर कोई फैक्ट चेक नहीं किया, वो फ्रांस की छोटी छोटी वीडियोस को ढूंढ ढूंढ कर उनका फैक्ट चेक करने लगे हैं। भारत में भी सब अपनी अपनी राय देने लगे हैं इस विषय पर। अमीश देवगन सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों को बोलने को कह रहे हैं, तो वसीम अकरम त्यागी जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने कह दिया फ्रांस एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग ऐसे आंदोलन कर रहे हैं तो क्या आपत्ति है, लोकतंत्र में तो ऐसा होना ही चाहिए। वैसे तो इन्हें किसी को बताना चाहिए कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का महत्व है, ना कि इस प्रकार से आगजनी का या हिंसा का, परंतु मुझे लगता नहीं फिर भी इन्हें समझ में आएगा। इस सब के बाद इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम वीडियो गेम्स, बैड पेरेंटिंग और सोशल मीडिया पर थोप दिया। स्टेट में इमरजेंसी लगाने की बात हुई, 40,000 पुलिस वालों को डिप्लॉय किया गया और 1300 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है, परंतु विवाद फिर भी थमने से मना कर रहा है। नेहल एम, जिस बच्चे की मृत्यु हुई, उसकी मां ने टिकटॉक पर जाकर कहा मेरे बेटे के लिए विद्रोह करो। उसकी दादी ने कहा इन्होंने मेरे पोते को समाप्त कर दिया, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी को क्षमा नहीं करूंगी। इस सब के बाद मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दी और पूरे इंसिडेंट को जो नेहल एम और पुलिस के बीच हुआ, उसके बाद पुलिस के लिए कहा इनएक्सक्यूजेबल एंड अनफॉरगिवेबल। इस स्टेटमेंट पर अलायंस पुलिस नेशनल, जो कि फ्रांस की पुलिस यूनियन है, उसने फ्रेंच सरकार के लिए और मैक्रोन के लिए कहा ये जो स्टेटमेंट आपने दी है वो कंडेमनेबल है और तुमने तो पुलिस को सीधा ही दोषी बोल दिया। क्या पुलिस अभी तक जज के पास गई, पुलिस वाले का बयान सुना गया, कोर्ट ने उसे आरोपी माना? यदि नहीं तो तुमने कैसे मान लिया? उधर से नेशनल पार्टी की मारिन ले पेन, फ्रांस की ऑपोजिशन की लीडर, उन्होंने मैक्रोन की स्टेटमेंट को इर्रेस्पॉन्सिबल बोल दिया और कहा मैक्रोन ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। पर यह बात यहां तक बढ़ी कैसे, वो जानेंगे अगले अध्याय। फ्रांस में जो हुआ क्या वो भारत में भी संभावित है? कैसे भारत का कोई मॉडल काम आ सकता है फ्रांस के? ये सब जानने से पहले जानना पड़ेगा कि क्या इतना बड़ा उपद्रव अचानक से फूट पड़ा। 27 जून 2023 को 17 साल का लड़का, जिसका बैकग्राउंड अल्जीरिया के मुस्लिम समुदाय से था, उसे पुलिस ने गोली मार दी। पर क्यों? अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार यह लड़का अंडर एज था, पीली मर्सिडीज चला रहा था। पुलिस द्वारा रोका गया तो इसने गाड़ी को दौड़ा दिया। पुलिस ने चेज करके गाड़ी को फिर से रोका और गन तान दी। इसके बाद की घटनाएं वीडियो पर हैं।
जो यहाँ दिखाया नहीं जा सकता। पुलिस पॉइंट ब्लैंक पर गन तानकर लड़के को धमका रही है। अचानक गाड़ी हल्की सी चलती है और पुलिस लड़के को कर देती है। ये आपको वीडियो में दिखता है। अंडर एज ड्राइविंग या गाड़ी दौड़ा देना ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए कि इसको ढेर कर दिया जाए और पुलिस पर एक्शन बनता है। ये काम जिस अफसर ने किया उसे डिटेन किया जा चुका है, पर क्या पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है फ्रांस में? 2017 में फ्रांस में कानून बनाया गया कि पुलिस के रोकने पर यदि कोई गाड़ी भगाता है और बाकी लोगों का जीवन खतरे में डालता है तो उसे शूट किया जाए। अब इसी कानून का प्रयोग करते हुए 2021 में 3, 2020 में 2, 2019 में 0, 2018 और 2017 में 6, यानी कुल मिलाकर 17 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं 2017 से अब तक, और जिनकी मृत्यु हुई उनमें से अरब इमिग्रेंट्स यानी मुस्लिम समुदाय के या अश्वेत मूल के लोग अधिक हैं। और बस यहीं से आरोप है कि फ्रांस की पुलिस द्वारा सिस्टमैटिक नस्ल भेद किया जा रहा है और अरब मूल के लोगों से नस्ल भेद का ये क्रिटिसिज्म यूएन में भी हुआ है। परंतु कितना सत्य है ये? कुछ डेटा देखते हैं। फ्रांस के प्रिजन्स में कितने कैदी किस रिलीजन या एथनिक कम्युनिटी से होते हैं, ये डेटा रिलीज नहीं किया जाता है फ्रांस के द्वारा ऑफिशियली, परंतु वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट मॉली मूर ने इस पर काम किया और पाया कि लगभग 60 to 70%, 60 से 70% कैदी फ्रांस की जेलों में विशेष समुदाय से हैं। ये 2008 का आर्टिकल है। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट ने 2017 में एक रिपोर्ट बनाई जिसके अनुसार फ्रांस में 8% जनसंख्या समुदाय विशेष की है और जेल में 40% रिप्रेजेंटेशन है जिन्हें कोर्ट से सजा मिली है। अपनी जनसंख्या से 5 गुना अधिक क्राइम। क्या पुलिस के साथ कोर्ट भी नस्ल भेदी है? और ये केवल फ्रांस की कहानी नहीं है। यूके में 4% विशेष समाज 18% क्राइम कर रहा है। यूएसए में 1% समुदाय 9% क्राइम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार 3% मुस्लिम जनसंख्या 9% अपराध में भाग ले रही है। इटली 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 3% से भी कम विशेष समुदाय की जनसंख्या 35% अपराध में भागीदारी। सब कोर्ट से सजा प्राप्त है। तो या तो पूरा विश्व आपके विरुद्ध है या आप ही कुछ गलत कर रहे हो। यहां से पिक्चर ये बनती है कि जो समुदाय अधिक क्राइम में भागीदारी ले रहा है उसे पुलिस का रोष अधिक झेलना पड़ रहा है। किसी को गाड़ी भगाने पर मार देना तो ऑफकोर्स गलत है ही, पर उससे एज अ कम्युनिटी आपके क्राइम के आंकड़े नहीं छुप जाएंगे। क्या इस घटना के बाद फ्रांस में जो हुआ वो नेचुरल था? 27 जून के लगभग दोपहर में यह घटना हुई थी जो अभी हमने बात की है, और 27 जून को कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, गाड़ियां जल रही थी, पुलिस वालों पर गोलियां चल रही थी। 27 जून की रात को टाउन हॉल जलाया जा चुका था धमाका करके, और उसी रात पूरे फ्रांस में उपद्रव की घटनाएं हो चुकी थी। क्या किसी देश के किसी क्षेत्र में ट्रैफिक रूल वायलेशन पर हुई घटना पर रिएक्ट करते हुए कुछ ही घंटों में पूरे देश में हजारों लोग उपद्रव, लूटपाट और आगजनी करने उतर सकते हैं, या कहानी कुछ और है? थोड़ा इतिहास देखते हैं। 2005 में फ्रांस में भयंकर उपद्रव हुआ। 21 दिनों तक गाड़ियां, पब्लिक बिल्डिंग सब जली क्योंकि 2 लड़के मारे गए थे। उपद्रव करने वाले नॉर्थ अफ्रीकन शरणार्थी थे और रीजन विशेष समुदाय से डिस्क्रिमिनेशन बताया गया था। 2009 का उपद्रव, 300 से अधिक कारें जला दी गई फ्रांस सबर्ब समेत, क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक अल्जीरिया बैकग्राउंड के मोहम्मद बेनमोला की जान चली गई थी। 13 नवंबर 2015 का उपद्रव, फ्रांस में रह रहे विशेष समुदाय के लोगों की मदद से पेरिस में एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। 130 फ्रांस के नागरिक मारे जाते हैं। क्या ये दंगाई तैयार ही बैठे रहते हैं कि कोई घटना हो और ये सड़क पर उतरे, या ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है? ये ढूंढना फ्रांस के प्रशासन का काम है। इसी साल फ्रांस में पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट हुए, फ्रांसीसी लोगों ने किए, पर उपद्रव नहीं हुआ। उपद्रव के केसेस अधिकांश अरब शरणार्थियों की टोली से आते हैं। कैसे पहुंची फ्रांस की ये स्थिति यहां तक, वो आगे देखते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा 2005 से 2023 आ गया और परिस्थिति बुरी से बहुत बुरी हो गई। परंतु एक प्रश्न जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या ये इंसिडेंट्स वाइट्स या फ्रेंच लोगों के साथ नहीं हुए? तो इसका छोटा सा उत्तर है, ऐसा उनके साथ हुआ है। तो 12 वर्षीय एक लड़की लोला, इसके साथ अलेजिडली दुष्कर्म हुआ और उसके बाद ये एक डब्बे में बंद मिली जीर्ण शीर्ण स्थिति में। एक अल्जीरिया बॉर्न लड़की को इस मामले में अरेस्ट किया गया। इसके अलावा स्वीडिश लड़की लूना, वो भी माइग्रेंट्स की ही शिकार हुई, और ऐसे कई और इंसिडेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर प्रोटेस्ट नहीं हुए, प्रोटेस्ट हुए, पर वो सभी शांतिपूर्ण थे, पॉलिटिकल लेवल पर थे, पर वायलेंट नहीं थे। पर जब भी माइग्रेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ, हर बार उपद्रव हिंसक था। एक रिपोर्ट बताती है कि पूरे यूरोप में संपूर्ण पॉपुलेशन का लगभग 5% हिस्सा समुदाय विशेष का है, परंतु फ्रांस में ये जनसंख्या 8.8% है। प्यू रिसर्च के अनुसार फ्रांस में 50 से 70 लाख समुदाय विशेष के लोग 2017 में थे।
अभी आंकड़े थोड़े और बदल गए होंगे। एक दूसरी रिसर्च बताती है जो कि 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों के ऊपर की गई थी, और वो कहती है फ्रांस में 51% लोग अपने आप को बिना किसी धर्म के मानने वाला बताते हैं, 29% लोग अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं और 10% लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो संभवतः समुदाय विशेष की पॉपुलेशन भविष्य में और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। पर क्या ये पॉपुलेशन हमेशा से ही इतनी थी फ्रांस में? तो एक शब्द का उत्तर है नहीं। 1900 से पहले 1000 से भी कम समुदाय विशेष की पॉपुलेशन थी फ्रांस में, जो कि बढ़कर 1912 में 6000 पहुंच गई। 1920 में 1 लाख और 1936 में ये फिर से घटी और 70,000 हो गई। 1952 में फिर से बढ़कर 2,30,000 और 1960 में सीधा 10 लाख। 1981 में 40 लाख और बढ़ते 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 2009 में 60 लाख के पास पहुंच गई और आज 70 लाख से ऊपर का एस्टीमेट है। अब आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जनसंख्या एकदम से ऐसे कैसे बढ़ी फ्रांस में? तो इसका एक कारण है चीप लेबर। फ्रांस ने चीप लेबर के लिए माइग्रेंट्स को फ्रांस में बसाया। You are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. 1976 से पहले मोस्टली इमिग्रेंट्स मेल थे, महिलाएं कम थी। फिर जो इमिग्रेंट वर्कर्स थे उनका अपनी फैमिली और देश के प्रति स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था, तो उनके लिए एक नया लॉ लाया गया कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ यहीं पर स्थापित कर सकते हो। अब फैमिली साथ हो गई तो जनसंख्या और भी बढ़ने लगी और 2002 तक जब जनसंख्या इतनी सिग्निफिकेंट हो गई कि अब वोटर्स को लुभाया जाना शुरू किया जा सके, तो फ्रेंच काउंसिल फॉर द मुस्लिम फेथ बना दिया गया। सेक्युलर राष्ट्र में एक समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया गया। जब पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाए और अधिक वोट की लालसा बढ़ जाए तो विरोध भी कम हो जाता है। जैसे मैक्रोन आज बिना लाग लपेट के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और पहले भी ऐसे दृश्य भारत समेत अनेकों राष्ट्रों में देखे गए हैं। जब 2009-10 का कालखंड आया और अरब स्प्रिंग का प्रारंभ हुआ तो अरब से कई देशों से माइग्रेंट्स यूरोप भागे। मोरक्को से 22 लाख, अल्जीरिया से 14 लाख, टुनीशिया से 9,50,000, लेबनान, फिलिस्तीन, इराक, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, यमन, लीबिया, सूडान इत्यादि इत्यादि देशों से कई मिलियन लोग यूरोप में प्रवेश कर गए। माइग्रेंट्स का आना और उनका उपद्रवी होना, दोनों बातों में अंतर होता है। उपद्रव बिना प्रशासन की लचर पॉलिसीज के नहीं हो सकता। फ्रांस में पॉलिटिकल पार्टीज आ गई और उनका मुख्य काम था माइग्रेंट लोगों को अरबी में फ्रेंच सिखाना, मुस्लिम डिस्कशन ग्रुप्स बनाना, और एक पॉलिटिकल पार्टी CFCM आई जो मात्र मुस्लिम इश्यूज को ही उठाती थी, उन्हीं से ही सरोकार रखती थी। जैसे भारत में ओवैसी की पार्टी, वहां के समुदाय विशेष ने उन्हें लोकल इलेक्शंस में जिता भी दिया। अब माइग्रेंट्स वोट बैंक बन चुके थे। फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए इस बात को लेकर कि प्लीज इमिग्रेंट्स को फ्रांस में आने दो, जिस प्रकार रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए भारत में प्रदर्शन हुए थे। 2023 में सरकार ने माइग्रेंट्स को बाहर भेजने के लिए एक लॉ बनाने का प्रयास किया, तो ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो गए। माइग्रेंट्स के लिए कुछ लॉज बनाने की बात जैसे ही हुई वैसे ही एक्टिविस्ट्स खड़े हो गए। कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करने के जैसे ही प्रयास हुए, विदेशी मीडिया ने फ्रांस को इस्लामोफोबिक कोट करना प्रारंभ कर दिया। सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया और फ्रांस का समुदाय विशेष भी खतरे में आ गया। पर एक प्रश्न ये कि इस परिस्थिति का तोड़ क्या है, तो वो आगे देखते हैं। फ्रांस की घटनाओं के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन पॉलिसीज पर निशाना साधा और फ्रांस के उपद्रव और पोलैंड की शांति को कंपेयर किया। परंतु पोलैंड इतना शांत कैसे है, ये वीडियो देखिए। Over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland, we will not receive even one Muslim because this is what we promised. This is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. I care about my family and about my country. यही स्टैंड हंगरी का भी है। उनके फॉरेन मिनिस्टर को सुनिए। Yeah, because we have been a Christian country for a millennium. And I don't really understand why is it bad news that we don't want to change that, and I don't understand why is it bad or why is it unacceptable that we would like to stick to our history, to our culture, to our heritage, to our religion. You claim to have an immigration problem, or you don't want these invaders. Sorry, let's put it a different way. You don't want these invaders. Illegal migrants we don't want, yeah, sure. Your Prime Minister called them invaders. Yeah, okay. I agree.
2015 में एक डील हुई थी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, जिसके अनुसार 1,60,000 रिफ्यूजीज को यूरोप के अलग अलग देशों में बसाना था ताकि इटली और ग्रीस से लोड कम हो जाए। पोलैंड और हंगरी ने इससे हाथ पीछे खींच लिए थे जैसे ही वहां सरकार बदली थी। पोलैंड के इंटीरियर मिनिस्टर का बयान था कि पिछली सरकार ने एक टाइम बम लगा के छोड़ दिया था, हमने उसे डिफ्यूज किया है। इसके अलावा चेक, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, उधर भी मामला शांत है। 2015 की इस रिपोर्ट के अनुसार क्रोएशिया ने भी शरणार्थियों का घुसाना बंद कर दिया था और स्लोवाकिया ने भी। इस सब का यह मतलब नहीं कि पोलैंड या हंगरी ने इमिग्रेंट्स नहीं लिए बट एक प्रोसेस से कागज जमा कराओ, पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी। जब अरब शरणार्थियों की बाढ़ यूरोप में आ रही थी तो पोलिश मीडिया क्या छाप रही थी, स्क्रीन पर देखिए। ये पोलैंड की एक बड़ी वीकली मैगजीन, इसके मेन पेज पर छपा दे आर इन्वेडर्स। इसी मैगजीन का एक कार्टून देखिए, कुछ पोलिश लोग एक ट्रोजन हॉर्स को किले की दीवारों के अंदर ले जा रहे हैं। बेसिकली शरणार्थियों को ट्रोजन हॉर्स कहा जा रहा है और इस मैगजीन में शरणार्थियों को पोलिश बॉर्डर्स पर एग्रेसिव पोज में दिखाया जा रहा है। अनेकों आर्टिकल्स छापे गए। कुछ एग्जांपल्स देखिए। टॉमास नाम के इस जर्नलिस्ट ने लिखा कि मानव बाढ़ इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सीरिया से आ रही है, यहाँ की अमीरी और यहाँ के लोगों की बेबसी को देखते हुए। मर्जीना नाम के इस जर्नलिस्ट का लेख देखिए। ये लिखते हैं कि लाखों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग यूरोप में घुस रहे हैं। आज ऑस्ट्रिया और जर्मनी उन्हें घुसा तो रहे हैं पर वो ये नहीं देख पा रहे कि ये यूरोप पर आक्रमण है। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें सेक्सुअल जिहाद से लेकर सोशल जिहाद जैसी टर्म्स पर बात हुई है। यदि आप मीडिया की परिभाषा देखें तो इसे गलत पाएंगे, क्योंकि मीडिया का काम रिपोर्ट करना होता है, जनरलाइज करना नहीं, डर बिठाना नहीं। पर इस रिपोर्टिंग से देश में एक माहौल बना। ऑपोजिशन में बैठे लोगों ने प्रॉमिस किया कि इमिग्रेंट्स को भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा बिना प्रोसेस फॉलो किए, और लोगों ने सरकार बदलकर ऑपोजिशन वालों को चांस दिया। You haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. दूसरी तरफ फ्रांस ने अपनी पुलिस से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने की ताकत तक छीन ली थी। बदली हुई सरकार को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ा पोलैंड में, और ये एक कारण है पोलैंड के शांत होने का। फ्रांस ने ये नहीं किया। अब उपद्रवी अंदर हैं। ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है उपद्रवियों को रोकने के लिए, आगे देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पोलैंड ने पहले से पहले ही सजग होकर इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर नहीं घुसने दिया, इसलिए आज वो शांत है। परंतु फ्रांस के केस में तो शरणार्थी ऑलरेडी अंदर हैं। तो ऐसे में फ्रांस को क्या करना चाहिए? तो इसका भारत के उत्तर प्रदेश में जवाब छुपा हुआ है। भारत में एक अलग चलन सा ही बन गया था कि चाहे हिंदू त्योहार हो या समुदाय विशेष का, सब में कुछ ना कुछ उपद्रव हो ही जाता था, जिसके बारे में अंबेडकर ने भी लिखा अपने समय में, और वो आज तक सेम ही है। योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही पक्षों के त्योहारों पर यूपी की स्थिति बताई। कोई शंका नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं होगी। ईदगाह में 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे हो। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये मैंने आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि भारत में और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश एक समय पर क्राइम की राजधानी हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने और 2017 से 2020 तक का कंपैरिजन यदि करें तो एनसीआरबी का डेटा बताता है कि महिलाओं पर अपराध 13% से कम हुआ, हत्या जैसे अपराध भी लगभग 13% से कम हुए, महिलाओं से यौन हिंसा तो 34% तक घट गई, अपहरण जैसे अपराध 35% तक घट गए, रॉबरी जैसे अपराध 60% की गिरावट पर देखे गए, डकैती भी 60% तक कम हुई, दहेज के केसेस में मामूली गिरावट आई। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव था सांप्रदायिक दंगों में। 2017 से 2020 तक दंगों में 31% की गिरावट देखी गई। और यदि मात्र दंगों की बात करें तो मायावती के शासनकाल में 616 ऐसी घटनाएं हुई थी 2007 से 2012 के बीच में। फिर अखिलेश यादव की सरकार आई और 2012 से 2017 तक 885 इसी प्रकार के मामले रिकॉर्ड किए गए एनसीआरबी ने। फिर वर्ष 2017 आया और योगी सरकार बनी और उसी वर्ष 195 ऐसी घटनाएं हो गई। लेकिन 2018, 19, 20 में एक भी ऐसी घटना रिकॉर्ड नहीं की गई एनसीआरबी द्वारा। यह बदलाव बहुत बड़ा है।
पर कैसे हुआ ये बदलाव यूपी में, वो आगे देखते हैं। पहला बदलाव, एनकाउंटर मॉडल। अपराधी राज्य में या देश के अंदर उपद्रव की सबसे बड़ी जड़ होते हैं। यूपी में एनकाउंटर मॉडल लागू किया गया 2017 में सरकार बदलने के बाद। सितंबर 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार पहले 6 महीनों में 420 एनकाउंटर हो चुके थे गैंगस्टर्स के विरुद्ध, जिसमें 15 अपराधी मारे गए। ये फ्रीक्वेंसी इतनी तीव्र थी कि हर 12 घंटे में एक एनकाउंटर हो रहा था। दूसरा बदलाव, बुलडोजर मॉडल। अपने दूसरे कार्यकाल में लगभग 2 सालों में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपराधियों के कब्जे से छुड़वाई गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। यह बुलडोजर चलवाया गया है जिसमें अतीक अहमद जैसे अपराधियों की प्रॉपर्टी भी शामिल है। तीसरा बदलाव, दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त करके उस प्रॉपर्टी को बेचकर दंगे में जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करना, जिस वजह से दंगाई शांत हो गए। दंगाइयों से वसूली के लिए कानून बनाने को लेकर एक अध्यादेश लेकर सरकार आई है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। किसी भी आंदोलन और धरने प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, ये साबित होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था उसी व्यक्ति से, उसी संस्था से की जाएगी। चौथा बदलाव, लॉ बनाने के बाद उस लॉ को एनफोर्स करना, जैसे होर्डिंग्स पर दंगाइयों के नाम फोटो लगाकर पूरे प्रदेश को बताना कि इन लोगों के कारण ये नुकसान हुआ है और प्रशासन इनसे ये पूरा पैसा वसूलने वाला है। कानून का जो डर उपद्रव फैलाने वालों में होना चाहिए वो इस प्रकार के कार्यों से आया। देश के साथ गद्दारी करने वालों को इसी प्रकार की गुमनाम मौत मरनी पड़ती है। फ्रांस उत्तर प्रदेश से यह सब सीख सकता है, क्योंकि फ्रांस में आगजनी की 4000 से अधिक घटनाएं हैं। 2000 वाहन, 492 इमारतें, सब अग्नि को समर्पित हो चुके हैं। बाकी भारत को फ्रांस की घटनाओं से क्या सीखना चाहिए, वो आगे देखते हैं। चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार फ्रांस में जो हुआ ये पूरा उपद्रव ऑर्गेनिक नहीं लगता, कैसे इंसिडेंट होते ही बड़े लेवल पर सब कुछ शुरू हो गया था, जैसे सब तैयार बैठे हों। क्या ये सब ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है? प्रमाण तो किसी के भी पास नहीं है, परंतु पिछले 12 वर्षों में जिस देश ने यूएस के विरुद्ध जाने का प्रयास किया है वहां पर सरकार बदल गई है। अरब स्प्रिंग, सऊदी, इराक, इजिप्ट, लीबिया वगैरह वगैरह। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात कही थी। उससे पहले 7 अप्रैल को मैक्रोन ने चीन में स्टेटमेंट दी थी कि यूरोप के देशों को अमेरिका का पेपेट बनने की जगह अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। उससे पहले मैक्रोन ने कहा था कि फ्रांस को यूएसए पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। आज एक लड़के की मृत्यु पर फ्रांस चल रहा है, कितनों का जीवन खतरे में है, कितनों का रोजगार खत्म हो चुका है और कितनों की पूरी जिंदगी की कमाई डूब चुकी है। पर्दे के पीछे के कारण कोई नहीं जानता, परंतु किसान आंदोलन के समय भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया था, जब फर्जी खबरें चल रही थी और बताया जा रहा था कि पुलिस ने एक किसान को ढेर कर दिया है। प्रमाण कुछ अलग थे इस खबर के। कदाचित भारत में इसलिए वो आग नहीं लगी जो फ्रांस में लगी है, परंतु विश्व को चलाने वाली शक्तियां पर्दे के पीछे से क्या गेम खेलती हैं, उसका ध्यान भारत की सरकार को रखना चाहिए। इलीगल इमिग्रेशन पर पूर्ण विराम लगना चाहिए भारत में, CAA, NRC और NPR को इंप्लीमेंट करके। वहीं फ्रांस को भी उपद्रव से कठोरता से निपटना चाहिए, उत्तर प्रदेश मॉडल से कुछ शिक्षा लेकर। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, यही एकमात्र मोटिवेशन है हमारा। सपोर्ट करिए हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक और स्कैन कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो उससे भी अच्छा लगने वाला है आपको, उसको अवश्य देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।